नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। राजनीति की खुराक मुद्दे होते हैं। बीते कुछ हफ्तों में विपक्षी राजनीति की जमीन को मुद्दों का अच्छी खाद मिली और नरेंद्र मोदी सरकार विपक्ष के हमलों में घिरी हुई नजर आ रही है। अब पहली बार यह है कि अपनों ने भी मोदी सरकार की नीतियों को आलोचनाओं की तीखी कसौटी पर कस दिया है। अटल सरकार में मंत्री रहे अरुण शौरी ने मोदी के कामकाज पर तीखे सवाल दागे हैं। मई 2014 में नरेंद्र मोदी उम्मीदों का ठौर बन गए। प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने देश और देशवासियों की तकदीर बदल देने का वादा किया था। नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि बीते 11 महीने से उनकी सरकार इसी दिशा में कदम उठा रही है। Today, the government of India and the party consists of... लेकिन उनकी नीतियों पर अब अपने ही लोग सवाल उठाने लगे हैं। It's not just Modi. I think today the government of India and the party consists of 3 persons. That's all. But 3. They are? Modi, Jaitley and Amit Shah. These 3, they work as a team. दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का शासन चलाने वाले नरेंद्र मोदी के खिलाफ बीजेपी के भीतर से ये पहली आवाज है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे अरुण शौरी ने नरेंद्र मोदी की नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आज तक के सहयोगी चैनल हेडलाइंस टुडे को दिए इंटरव्यू में शौरी ने प्रधानमंत्री के कामकाज, नीतियों और उनकी राजनीति पर भी तीखे सवाल दागे। It's not just Modi. I think today the government of India and the party consists of 3 persons. That's all. But 3. They are? Modi, Jaitley and Amit Shah. These 3, they work as a team. And you can't just blame Modi or anybody. 3 persons are not getting feedback from elsewhere. And they're isolated. I think so. Secondly, they have frightened not just the allies but their own group, their extended party, etc. So the rest of the party is frightened or alienated from them? They, yes, certainly frightened of telling them the whole truth. नरेंद्र मोदी पर विपक्षियों के हमले तो कामकाज संभालते ही शुरू हो गए थे। अब संगठन के भीतर से ही आवाज उठी है। नरेंद्र मोदी भले ही अपनी सरकार की नीतियों पर गर्व करते हों, लेकिन जिन अरुण शौरी ने मोदी की उम्मीदवारी की वकालत की थी, अब वही शौरी उनकी नीतियों में खोट निकाल रहे हैं। There's a couplet of Faiz, wonderful couplet. It's a sad couplet. It's about persons having made so many promises and then not lived up to them. So Faiz asks, अब और किसी फर्दा के लिए इन आँखों से क्या पैमा कीजिए? Now for another morrow, what promise will you make to these tired eyes? किस ख्वाब के झूठे अफसों से तस्कीने दिले नादा कीजिए? With the false magic of what dream will you now console this broken heart? नरेंद्र मोदी की रैलियों के मंच उम्मीदों के मेले थे। इन्हीं रैलियों से मोदी ने सियासत का ढर्रा और लोगों की तकदीर बदलने की बात कही थी। अच्छे दिन लाने का वादा किया था, लेकिन अब उनके ही संगठन के शौरी को लगता है कि वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। केंद्र सरकार नीति निर्माण से ज्यादा सुर्खियों की तलबगार बन गई है। Communication is good, but you have to do. I'm not really familiar with what is going on and what the audience response is, but I have one suggestion on this matter. You see, not to do with Mann Ki Baat, but this business that I was mentioning earlier of being satisfied because you are able to manage headlines. You see, when the gap between projection and performance is so vast, then people see only the distance. They don't see the 5 good things that you have done. 2009 में अरुण शौरी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के पक्ष में थे। उन्होंने राजनाथ सिंह के लिए हम्टी डम्टी जैसे जुमले का इस्तेमाल किया और मोदी के लिए प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी पर अड़ गए थे। अरुण शौरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के आज भी कायल हैं, लेकिन प्रधान सेवक के खास परिधान चयन पर शौरी ने भी सवाल उठाए। I cannot understand which person would have gifted him that suit. I mean, certainly,
I can never understand how he ever chose to accept the gift or wear it. Has it damaged his chaiwala? Because not the image. You see, the point is, you cannot take Gandhiji's name and wear such a thing. So I don't know how it happened, and it was very good that he got rid of it very quickly. Can I ask you? Because you see, it was clearly a gift. Should he have accepted such a gift? I don't know, but I can't understand how this happened. Really, frankly, I like him very much. I think he is the man today, the only person who can give us that leadership. So this kind of thing, it's incomprehensible. शौरी नीतियों पर बोले, सूट पर बोले और उसके बाद समाज की समरसता पर बोले। मोदी सरकार में सिर उठाते दक्षिण पंथियों पर शौरी ने चिंता जाहिर की और इस बात पर हैरानी भी कि छोटी छोटी बातों पर ट्वीट करने वाले पीएम ऐसे गंभीर मसलों पर मौन क्यों रहते हैं। If you see this love jihad business and Muradabad riots, etc., then please remember the danger in this. IS is on our doorstep. All you have to do by creating this atmosphere is that if 100 young Muslims conclude that yes, bhaiya, yahan to kuch kaam nahi mein, we are not going to get justice here, ISIS is right, we'll have a real problem. Today the government of India, the party मोदी के नेतृत्व की वकालत के पीछे शौरी के अपने निजी हित थे। सरकार बन गई, मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया, लेकिन शौरी को मन मुताबिक न वित्त मंत्रालय मिला न रेल मंत्रालय। शायद इसीलिए मोदी की नीतियां आलोचनाओं की कसौटी पर कसी जा रही हैं। आज तक ब्यूरो। राजनीति अवसरवाद का सबसे बड़ा नमूना है। अरुण शौरी को सरकार में शामिल होने का अवसर नहीं मिला तो मोदी की नीतियां खोटी दिखने लगी। एनडीए के सहयोगी भी कमोबेश इस स्थिति में हैं। जब भूमि अधिग्रहण विधेयक से सरकार की छवि खराब हो रही है, तब एनडीए के सहयोगी दलों ने भी अपनी तान छेड़ दी है। अकाली दल और शिवसेना भूमि अधिग्रहण विधेयक पर सरकार के रुख से अलग अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने वादों को पूरा करने की राह पर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे रास्ता मुश्किल होता जा रहा है। मोदी ने देश को विकास का सपना दिखाया, रोजगार देने का वादा किया। अब उसी वादे को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ने कृषि प्रधान देश की जमीन पर उद्योग उगाने की सोची। इसी मंशा के चलते यूपीए 2 के भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव किया। देश में संदेश गया कि मोदी किसान विरोधी काम कर रहे हैं, तो विपक्ष को मुद्दा मिल गया। विपक्ष की छोड़िए, अपनों ने ही नरेंद्र मोदी की कम्युनिकेशन स्किल्स पर सवाल उठा दिए। They were not able to carry their message as to why these amendments are necessary. For instance, if you had actually shown, here are 4 defense projects which have got stuck because of this land acquisition problem, it would have been a case. Is that the real problem with getting the land acquisition through, that they haven't been able to convince either their opponents or the country why the amendments are needed? I think so. मोदी जब विपक्ष में थे तो हमलावर थे। राजनीति की आबो हवा बदली तो अब भूमिकाएं बदल गई हैं। मोदी अब जवाबदेही की भूमिका में हैं। विपक्ष तो उनसे तमाम बातों पर जवाब मांग ही रहा है, लेकिन भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर मोदी सरकार को अपनों ने ही घेर लिया है। इस अध्यादेश ने गठबंधन के सहयोगियों को भी नाराज कर दिया है। साथियों को लगता है कि सरकार को इस मसले पर उनसे भी सलाह लेनी चाहिए थी। ये गलती सरकार से जरूर हुई। एनडीए में भी बातचीत नहीं हुई, बाकी पार्टियों से बातचीत नहीं हुई। अगर हम लोगों को पूछा जाता, तो जैसे हमारा पंजाब का मॉडल है, पंजाब का मॉडल एक बहुत सक्सेसफुल मॉडल रहा है। हमने ज़मीन किसानों से ली, लेकिन हमारा फॉर्मूला ये था जिससे किसान खुशी खुशी अपनी कंसेंट के साथ, क्योंकि उनको ठीक दाम और वाजिब दाम मिल रहे थे, इसलिए हमें कोई तकलीफ नहीं आई। आपने कभी सुना है पंजाब में कभी एजिटेशन हुई? हज़ारों एकड़ हमने एक्वायर किया। तो इसलिए अगर हम लोगों को पूछा जाता तो हम ये सजेशन दे सकते थे। नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत से सत्ता में आए हैं तो गठबंधन की अहमियत कम हो गई है, लेकिन सरकार में साझेदारों को ये अनदेखी अखरती है। वो चाहते हैं कि मोदी राज में भी अटल राज की तर्ज पर एनडीए की नियमित बैठकें हों और लैंड बिल जैसे मसलों पर सरकार सहयोगियों की राय ले। एनडीए की मीटिंग्स ना बुलानी, मैं कहता हूं, सरकार की गलती थी और मैं चाहूँगा कि आगे एनडीए की मीटिंग और बुलाई जाए। और जैसे वाजपेयी जी ने गठबंधन चलाया था, अगर उसी
धर्म को फॉलो किया जाएगा तो कोई आगे तकलीफ नहीं आने वाली। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश ने विपक्ष को एक नया नारा दिया है, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी। और पहली बार यह है कि इसी नारे की बदौलत वही किसान मोदी को संशय की निगाह से देख रहा है जिसने लोकसभा चुनाव में मोदी को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। और बदलती हवाओं का असर सहयोगियों की चाल भी हो रहा है। और इसीलिए शिवसेना ने सामना में लैंड बिल पर सरकार का विरोध किया। सामना में लिखा गया, शिवसेना किसी भी ऐसे विधेयक का समर्थन करेगी जो किसान विरोधी हो। बीजेपी बिल से जुड़ी किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढ पाई है। सरकार इस भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को जम्मू कश्मीर में लागू करके दिखाए। भूमि अधिग्रहण विधेयक नरेंद्र मोदी जैसे कुशल वक्ता के लिए चुनौती बन गया है। मोदी राज में पहली बार विपक्ष को सुना जा रहा है। मोदी रेडियो पर भी किसानों से मन की बात कर चुके हैं, लेकिन भूमि अधिग्रहण पर उनकी बात असरदार साबित नहीं हुई। पहली बार सरकार की भूमि नीति पर देश में संशय बरकरार है। इसीलिए विरोधियों के साथ साथ सहयोगी दलों ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेर लिया है। दिल्ली में हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। विपक्ष की राजनीति सबसे आसान कही जाती है, मुद्दा पकड़िए और मुहिम छेड़ दीजिए। बिल्कुल यही राहुल गांधी कर रहे हैं आजकल। कांग्रेस उपाध्यक्ष एकदम नई लय में मोदी सरकार को घेरने में जुट गए हैं। पहले भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर उन्होंने मोर्चा खोला और अब रियल एस्टेट बिल पर नई रणनीति अपनाई है। विपक्ष की भूमिका में राहुल की राजनीति चमकने लगी है और उनकी छवि भी निखर रही है। यूपीए 2 के घोटालों से जब जनता त्रस्त थी, उस माहौल को नरेंद्र मोदी ने अपने हक में ला खड़ा किया। अब भूमि अधिग्रहण बिल पर देश में पहली बार सरकार के इरादों का गलत संदेश जा रहा है। तो इस माहौल को भुनाने में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पूरी ऊर्जा के साथ जुट गए हैं। पहली बार मोदी भीतर और बाहर इस तरह से घिरे हैं। मोदी जी ने बड़े बड़े उद्योगपतियों से हजारों करोड़ रुपए का कर्जा लिया है। उनकी मार्केटिंग होती है, गुजरात मॉडल का कैंपेन होता है, टीवी पे इश्तिहार होते हैं। उन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों से कर्ज लिया है और उस कर्ज को वो कैसे निभाएंगे? आपकी जमीन उन उद्योगपतियों को देकर निभाएंगे। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को आधार बनाकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को किसान विरोधी करार दिया है। अब सरकार को घेरने के लिए राहुल की लड़ाई का नया एजेंडा है रियल एस्टेट बिल। रियल एस्टेट बिल में बदलावों को बिल्डरों के हित में करार देकर राहुल गांधी ने एनसीआर में घर खरीदने वालों से मुलाकात की। अब तक जो राहुल गांधी पर जोक पढ़कर हंसते थे, एक मुलाकात में उनका भी नजरिया राहुल के लिए बदल गया। राहुल गांधी के बारे में बहुत वही पप्पू है, अभी नेटवर्क चैनल देख रहा होगा, अभी ये कर रहा होगा, फैक्ट है। बट आज जब पर्सनली हम लोग मिले हैं तो उन चीज़ों बहुत दूर लगा है। फैक्ट बहुत दूर अलग है। पहले खुद को और फिर कांग्रेस के चेहरों को बदलते हुए राहुल गांधी सियासी पाला खींचना चाहते हैं। एक पाले में उद्योगपति, पूंजीपति, अमीर और अब बिल्डर्स के साथ प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को रखना चाहते हैं, तो दूसरे पाले में उस ओर खुद खड़े होना चाहते हैं जहां वोटों की बहुतायत हो। राहुल कदम तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन यूपीए सरकार के 10 साल के कारनामे उनके राह में रोड़ा बनकर गाहे बगाहे सामने आ जा रहे हैं। दिल्ली से कैमरामैन शकील अहमद के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक। बीजेपी को सत्ता में आए हुए लगभग साल भर हुआ है। इससे पहले कांग्रेस ने 1 दशक तक देश चलाया। जब भी कांग्रेस आम आदमी की बात करती है, बीजेपी 10 साल का चिट्ठा खोलने लगती है और यही बीजेपी ने अब भी किया है। राहुल ने किसानों और बिल्डरों की जमीन का सवाल उठाया तो बीजेपी ने कांग्रेस की दुखती रग रॉबर्ट वाड्रा पर हाथ रख दिया। राजनीति में पासे पलटते वक्त नहीं लगता है, छोर बदल गए हैं। मोदी सरकार में है और कांग्रेस विपक्ष में। जैसे ही मोदी किसी कानून में बदलाव करते हुए उसे सुधार का नाम देते हैं, कांग्रेस उपाध्यक्ष उस सुधार को खोट बताने की मुहिम छेड़ देते हैं। अब राहुल गांधी ने रियल एस्टेट बिल पर सरकार को घेरा तो सरकार वाले बचाव में उतर आए। ज्यादा वक्त नहीं बीता जब देश ने मोदी पर भरोसा जताया था। अब उसी भरोसे को पूरा करने के लिए मोदी कदम बढ़ा रहे हैं तो राजनीति के पेच रोड़ा बनकर खड़े हो रहे हैं। देश इस आस में मोदी की ओर देख रहा है कि वादा कब पूरा होगा
और इस सब के बीच नरेंद्र मोदी अपनों और विरोधियों की राजनीति के घेरे में घिरे हैं। दिल्ली में कुमार विक्रांत के साथ आज तक ब्यूरो। विशेष में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।